अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज नए व्लॉग के साथ मैं अपनी फ़ार्मेसी से आप लोगों से मुख़ातिब हूँ। आज असल में यहाँ पे मेरा इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी है, तो कल शाम से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे होता ये है कि अगर जर्मनी में आप एज़ अ फ़ार्मासिस्ट काम करते हैं, तो आपके लिए या डॉक्टर्स के लिए भी ये कानूनी तौर पे आप पाबंद होते हैं कि जो भी गेज़ेटेड फायर टाग होते हैं या जो भी यहाँ पे जर्मन पब्लिक हॉलिडेज़ होती हैं, उनमें आपको छुट्टियों पे काम करना होता है लाज़मी तौर पे। और ये सिर्फ़ आप पाबंद नहीं होते, जिसकी फ़ार्मेसी होती है, वो भी पाबंद होता है। और इसी वजह से यहाँ जर्मनी के अंदर 365 डे अराउंड द ईयर जो है वो 24 घंटे 7 से कोई 8 किलोमीटर के दरमियान एक फ़ार्मेसी हर सूरत में खुली होनी चाहिए और वो खुली होती हुई है। तो आज कुछ देर पहले यहाँ पे एक इंडियन कस्टमर आया था, उसको कोई दवा चाहिए थी। तो फिर उसने मुझसे जब मैंने उसको चेहरे से पहचाना, हमारी बातचीत हुई, तो उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी बीवी फार्मासिस्ट है, तो फिर उसको मतलब वो सिरे से कुछ चीज़ का पता नहीं था कि कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जल्दी-जल्दी में वीडियो बनाई जाए, ताकि इंडिया या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी लोग मेरी ज़ुबान को या मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उनको अंदाज़ा हो कि हाउ टू वर्क एज़ अ फार्मासिस्ट इन जर्मनी। जर्मनी में फार्मासिस्ट के तौर पे आप कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको नटशेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको फ़ार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। यकीनन जो भी फ़ार्मासिस्ट के तौर पे अप्लाई करेगा, उसकी डिग्री होगी और उस डिग्री के साथ आपको अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी बेस्ट है, अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी ये होता है कि फिर आपने लैंग्वेज की होनी चाहिए जर्मन B2 तक या B2 जिसको बोलते हैं, और C1 या C1 जिसको बोलते हैं, फ़ाकेस्प्राकप्रूफुंग, वो यहाँ पे आपको टेस्ट देनी होती है। B2 आप पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ पे भी अवेलेबल है, तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े जो भी शहर हैं या ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं। तो आप B2 वहाँ से कर सकते हैं। किसी भी अपने जानने वाले को या किसी दोस्त को, कलीग को आप देखें, अगर वो यहाँ जर्मनी में रहता है, तो वो आपके बिहाफ़ पे वो आपके कागज़ात, डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेहोर्डे को या जो भी यहाँ पे अम्ट होती है या इदारा होता है, उसको भेज सकता है और वो आपके कागज़ात चेक करते हैं। चेक करने के बाद उमूमी तौर पे इन्होंने एक 2005 में पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक रेगुलेशन बनाए थे। उस रेगुलेशन में ये होता है कि भई, अगर आपने यूरोपियन यूनियन से फ़ार्मेसी किया हुआ है, तो फिर आपको सिर्फ़ C1 चाहिए होता है, C1 जिसको बोलते हैं डॉइच में या जर्मन में, और आपकी डिग्री खुद ब खुद वो जो है वो वैलिडेट हो जाती है या इक्विवेलेंसी उसको मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे EWR होता है, एक यूरोपीय विर्tschaftlicher राउंड, जिसमें स्विट्ज़रलैंड आ जाता है। अगर आपने वहाँ से किया है, तो भी आपको उसी प्रोसेस के साथ मिल जाती है। और तीसरा होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, आजकल तो ब्रिटेन, इंडिया, बर्तानिया भी आ जाता है। वो सारे लैंड कंट्रीज़ जो हैं या लैंड्स जिसको बोलते हैं जर्मन में, उनके लोगों के लिए ज़रूरी है कि फिर वो यहाँ पे एक इम्तिहान देना होता है, जो करीब 40 मिनट से लेके 1 घंटे का होता है। उसको केंटनिस-प्रूफिंग बोलते हैं, और ये एक तय है या एक वो कहते हैं जर्मन में फेस्ट है कि आपको वो हर सूरत में देना होता है। उसके लिए प्रोसेस मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है मतलब आपकी जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट है, जो भी है वो आपने भेजना होता है। दूसरी अहम चीज़ जो होती है वो गेबुर्ट्सुरकुंड यहाँ पे जिसको बोलते हैं, और बर्थ सर्टिफ़िकेट वैसे उसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपने जहाँ-जहाँ पे काम किया है, बेरुफ़ या बेरुफ़-एरफ़ारुंग-नख़वाइज़, वो आपको चाहिए होती हैं, वो भी आपको देनी होती हैं। बेरुफ़ क्वालिफ़िकेशन हो गई, जिसमें मतलब आपकी डिग्री आ जाती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है 5 साल की। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का पास सर्टिफ़िकेट वगैरह होता है, वो आ जाता है। उसके अलावा जो है मिसाल के तौर पे अहम जो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे वो B2 का लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपको चाहिए होता है। वो ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेजते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे जो zuständige Behörde या जो रिस्पॉन्सिबल इदारा है, उसको HLFGP बोलते हैं या Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege बोला जाता है। उनको आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में गो थ्रू करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद
100% यही होता है कि वो आपको कहते हैं कि आपको हम 3 चांसेस देते हैं कि यहाँ पे आप कैंटनेस प्रूफ हों या नॉलेज एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हों। तो उसके लिए थोड़ा-सा मैं नटशेल में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फ़ार्मेसी होती है जर्मनी के अंदर वो 4 साल की होती है। उसमें एक 3 तरह के स्टेट एग्ज़ाम होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने 2 इयर्स पढ़ी तो फर्स्ट स्टेट एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली शिफ्ट लिस्ट या राइटिंग फॉर्म में होता है। जब आपने 4 साल फ़ार्मेसी की होती है तो आपका स्वाइट या सेकंड स्टेट एग्ज़ाम होता है, वो 1 घंटे का होता है, 3 प्रोफ़ेसर्स बैठते हैं केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फ़ार्मेसी के कम्युनिटी फ़ार्मेसी के वो आपसे सवाल-जवाब करते हैं, आप पास हो गए तो फिर आपको एक पीजे जिसको बोलते हैं या फेयॉट इन जर्मन वो प्रैक्टिकम यार होता है या 1 साल आपको दिया जाता है कि आप इंटर्नशिप करें। उसके लिए ये होता है कि 6 महीने आपने किसी भी कम्युनिटी फ़ार्मेसी में 6 महीने आपने किसी कंपनी में करनी होती है। उसके बाद जब वो आप कर लेते हैं तो फिर आप आते हैं अपनी लैंड्स अपोथेker कामर के पास जिसे हम फ़ार्मेसी काउंसिल बोलते हैं। फिर वहाँ पे आपका 3rd स्टेट एग्ज़ाम होता है, उसमें 3 प्रोफ़ेसर बैठते हैं, एक प्रोफ़ेसर केमिस्ट्री का या फार्माकोलॉजी का होता है, दूसरा प्रोफ़ेसर कम्युनिटी फ़ार्मेसी का होता है, जिसमें प्रैक्टिस फ़ार्मेसी भी आ जाती है और तीसरा कोई भी लॉ का वकील होता है या कोई भी लॉ का प्रोफ़ेसर बैठता है। फ़ार्मेसी से रिलेटेड जो भी लॉज़ हैं, उनके मुतालिक वो आपसे सवाल-जवाब करता है। वो आपने पास कर दिए तो फिर आपको अप्रोबेशंस या लाइसेंस टू वर्क एज़ अ फार्मासिस्ट मिलता है, उसके बाद आप काम करते हैं। और सबसे बुनियादी जो चीज़ है, वो ये है कि जब आपको वो अप्रोबेशन मिल जाती है, तो फिर यहाँ वो पाकिस्तान, इंडिया वाला काम नहीं है कि आपने किसी के साथ बातचीत करनी होती है कि भाई मुझे कितने पैसे मिलेंगे या क्या होगा, ये नहीं है। यहाँ पे एक एडेक्स सा इदारा है, उसमें तमाम फार्मेसीज़ जो भी हैं, जिनकी भी फार्मेसीज़ हैं, जो मालिक हैं, वो उसके मेंबर हैं, उनको उस कानून पे अमल करना होता है। उसमें एक टेबल दी हुई होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है, वो 4000 यूरो जो हैं, वो आपको पहले साल में मिलते हैं 1 महीने की तनख्वाह और उसके अलावा जैसे ये मैं आज काम कर रहा हूँ, नोटिस पे राइट शाफ्ट में आप काम करते हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा कोई 250 यूरो के करीब मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप का जो भी इन्हाबर जिसको बोलते हैं या जो फार्मेसी का ओनर है, अगर वो अच्छा हो, तो फिर हर कस्टमर जो भी मतलब आपको इस इमरजेंसी टाइम में आता है, जो भी गेज़ेटेड फायर टाग या हॉलिडेज़ होते हैं, वो उसको हर पेशेंट को आपको एक्स्ट्रा 2.5 यूरो चार्जेस देने होते हैं। तो अगर आपको 200 कस्टमर्स आते हैं या 100 कस्टमर्स 24 घंटे में आते हैं, तो वो जो भी 2.5 यूरो एक्स्ट्रा आपको मिले, वो भी आप साथ ले जा सकते हैं। लेकिन वो फार्मेसी के ओनर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कुल मिला के और दूसरा ये होता है कि उसमें आपको 10 टू 30% तनख्वाह जो होती है, उसकी परसेंटेज आपको देते हैं। ये कानून है यहाँ पे। तो किसी को 10 मिलती हैं, किसी को 15, ज़्यादा से ज़्यादा 30%। तो मतलब कुल मिला के कोई आपको ये 4500, 4600, 700 के करीब प्लस में यहाँ जो डॉचलैंड टिकट है, पहले तो नॉर्मल टिकट हुआ करता था, वो भी आपको मिल जाता है। तो आपको 4.5 से पौने 5000 के करीब जो यूरो हैं, वो हर महीने की तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह आपको 13 महीने की मिलती है। जी, आपको ये तनख्वाह 13 महीने की मिलती है, प्लस में आपको 34 डेज़ जो हैं, वो हॉलिडेज़ के मिलते हैं। आप 13 तनख्वाह भी ले सकते हैं और 34 हॉलिडेज़ जो हैं, वो भी आपको तनख्वाह के साथ मिलती हैं, यानी वो आप एन्जॉय कर सकते हैं, छुट्टियाँ गुज़ार सकते हैं। अगर किसी और मुल्क से आते हैं, तो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको करना हो, तो ये आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ 40 घंटे के करीब 40 आवर्स हफ़्ते में काम होता है। तो गालबन अगर आप फार्मेसी के अंदर मंडे टू सैटरडे यानी मोनटाग समस्टाग जो है वो आर्बाइट साइट या वर्किंग डेज होते हैं या वर्किंग आवर्स होते हैं। तो 8 घंटे के हिसाब से करें तो ये वैसे फ्राइडे को फ्री पूरे हो जाते हैं 40 घंटे। तो उसमें आप एक्स्ट्रा अगर मिनी जॉब करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कानून के मुताबिक 550 यूरो जो है वो तय है, जिसमें एज अ फार्मासिस्ट आपको कहाँ पे 10 घंटे कहीं पे काम करना पड़ता है, कहीं पे 15 घंटे और कुछ मेरे कोलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सिर्फ़ मिनी जॉब के तौर पे ये जो 24 घंटे की नोटिस पे राइट शाफ्ट होती है, वो करते हैं। तो मतलब आप के साढ़े 5,000 के ऊपर आपके पैसे गए ही नहीं हैं। तो ये आपको इतनी तनख्वाह मिल जाती है। तो ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो भी लोग पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहती हैं।
तो ये एक पुरकशिश पैकेज होता है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस हवाले से आपको जो भी नॉलेज चाहिए हो, आपको जो भी मालूमात चाहिए हो, वो मैं ईमेल एड्रेस अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इससे रिलेटेड कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इम्तिहान होता है वो कैसे होता है उसके हवाले से मैं आपको खुद भी तैयारी करवा सकता हूँ, क्योंकि वो उस एग्ज़ाम में एक प्रीफिक्स टॉपिक्स होती हैं, उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो है वो पहले ही दफ़ा उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो उसके बाद आती है कैंटन्स प्रूफिंग, जैसा मैंने आपको बताया, वो ज़रूरी है। और कैंटन्स प्रूफिंग के लिए मिसाल के तौर पे मैं जब पहली मर्तबा गया था, तो मेरा कोई 45 मिनट के करीब इम्तिहान हुआ था। तो वो कहते हैं ना कि नया आई सोना ते छा गया, तो हम जब गए थे तो उस वक़्त हमें कुछ इतना अता-पता था नहीं, तो उस वजह से वो मैं पास नहीं कर सका था। तो दूसरा जो मैंने अटेम्प्ट दिया तो वो उसमें कोई 51 मिनट्स के करीब हुआ था। तो वो वहीं पे आपका इंटरव्यू करके फिर आपको कहते हैं कि 5 मिनट आप कमरे से बाहर चले जाएँ, वेट करें वेटिंग एरिया में, फिर आपको वो बताते हैं कि आप पास हैं या फ़ेल हैं। जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको वो उसी वक़्त ही एक छोटा-सा ब्रीफ या लेटर दे देते हैं, ताकि आप अपने आर्बाइटगेबर या जहाँ पे काम करते हैं उसको ये पेपर दे दें। और उसके अलावा बाकी 1 महीने के अंदर आपके पास प्रोफेशंस वर्क आ जाता है, और फिर आप वो कहते हैं ना कि लाइसेंस टू वर्क एज़ अ फार्मासिस्ट, आपको इजाज़त होती है, आप काम कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। और उस कैंटस प्रूफिंग में सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ होती है वो फार्माकोलॉजी होती है, क्योंकि 15 मिनट कम से कम उसके होते हैं फार्माकोलॉजी के। बाकी जो प्रैक्टिस फार्मेसी होती है या कम्युनिटी फार्मेसी, वो बहुत ही आसान होती है। वो उसमें वो मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई एलर्जी का पेशेंट है तो आप उसको कैसे दवा दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो उस हवाले से आपसे सवाल करता है। और अगर वो जो लॉ का होता है तो उसमें एक बुक आती है, वो लॉ जो है वो सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड होता है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल सिर्फ फार्माकोलॉजी लगती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रोफेसर जो है वो जर्मन में ही आपका जवाब सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, बाकी वरना वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये सारा टोटल इम्तिहान का होता है। यहाँ पे जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege एक इदारा है, या हेल्थ मिनिस्ट्री जिसको आप कह लें, वो आपके कागज़ात चेक करते हैं। लैंडस अपोथे का काम या जिसको आप लाक बोलते हैं या फार्मेसी काउंसिल बोलते हैं, उनका काम सिर्फ़ ये होता है कि वो सिर्फ़ सहूलतकारी करते हैं। आप वहाँ पे इम्तिहान देते हैं और वो आपको अपना एक सर्टिफ़िकेट बना के दे देते हैं कि भई आप फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये वेरी करता है मुख्तलिफ़ जो भी यहाँ पे 16 प्रोविंसेस हैं उसमें, लेकिन प्रोसेस वही सेम है, तनख्वाह वही सेम है। लेकिन ये होता है कि मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा आर्बाइटगेबर या जो मालिक है फार्मेसी का, वो अच्छा है, तो उसने वो मेरा सारा एक्सपीरियंस काउंट किया जब से मैंने फार्मेसी की थी, तो एक्सपीरियंस जो भी था वो मुझे पता है। तो इस हवाले से बाकी जो भी मतलब दूसरे होते हैं वो भी उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो मेरे और दूसरी अहम बात ये होती है कि अगर आप यहाँ पे फार्मासिस्ट के तौर पे आते हैं, तो अभी तो वैसे जर्मनी का ये कानून है कि 3 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो 3 साल के बाद आप पुरसुकून से यहाँ के नेशनल बन सकते हैं। और नेशनल बनने के क्या-क्या फ़वाइद हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपको और कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो मैं हाज़िर हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो सेआइंस की कैसे तैयारी होती है या उस हवाले से अगर आप कोई डिटेल्ड वीडियो मुझसे ब ब सुनना चाहें, देखना चाहें, तो यकीनन वो भी मैं बनाऊँगा। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मुझे हिम्मत होगी ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ऐसी बना सकूँ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल और धन्यवाद।